फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए बच्चों, एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। तो बच्चों हम 20 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, तो मैंने 40 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो बच्चे कह रहे थे मैम इस सीरीज़ तो बहुत टाइम लग जाएगा कंप्लीट होने में, हमारा एग्जामिनेशन है ना। तो अभी जो है इसमें मैं 41 से लेके 100 तक क्वेश्चंस ले आई हूँ, है ना। 20 की जगह इसमें मैंने 60 क्वेश्चंस जो है इस वाली वीडियो में इंक्लूड कर लिए। तो आज की वीडियो में हम 41 से लेके 100 तक क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कैसे क्या क्वेश्चंस में इंक्लूड करे हुए हैं, है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मोस्टली मैंने कवर करने की कोशिश करी है इस सीरीज़ में। ओके बच्चों, और देखिए जो आप लोगों के लिए जो है अभी फार्मा एमसीक्यू की जो एप्लीकेशन भी है ना। फार्मा एमसीक्यू की ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक होती है, जहां पर अभी जो है न्यू ईयर का फ्लैट 30% डिस्काउंट उस पर चला हुआ है। जितने भी कोर्सेज है फार्मा एमसीक्यू के सभी पे जो है 30% का डिस्काउंट अभी मिला हुआ है, न्यू ईयर ऑफर है ये। ठीक है, तो जाइए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास। ठीक है, हाँ, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फार्मेसी के फ्रेंड्स हैं ना, तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, तो अभी देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। देखो क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ आयंस इन मास स्पेक्ट्रोमीटर इज अकॉर्डिंग टू देयर, है ना। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसमें जो आयन का सेपरेशन होता है बच्चों, वो किसके अकॉर्डिंग होता है? चार्ज टू मास रेशो, मास टू चार्ज रेशो, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। तो इनका जो सेपरेशन होता है ना, दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज टू मास रेशो होता है। क्या होता है? चार्ज टू मास रेशो। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे मास्किंग एंड डिमास्किंग एजेंट्स आर यूज्ड इन डैश टाइट्रेशन। तो बच्चों मास्किंग एजेंट्स होती हैं, डिमास्किंग एजेंट्स होती है, कौन से टाइप की टाइट्रेशन में यूज करे जाते हैं? तो क्या याद रखोगे? देखो एसिड बेस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, नॉन एक्वस, रेडॉक्स। तो मास्किंग और डिमास्किंग एजेंट्स जो होते हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज करे जाते हैं। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। जैसे हुक्स लॉ इज एसोसिएटेड विद, तो हुक्स लॉ कहाँ पर पढ़ते हैं? आईआर में, एनएमआर, मास या यूवी, है ना। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमीट्री या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर में जो है ये जो लॉ आता है, तो ऑप्शन जो है हुक्स लॉ इज एसोसिएटेड विद आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली यूज टू डिटरमाइन, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो बच्चों किसके लिए बेसिकली यूज करी जाती है ना। कॉन्जुगेशंस के लिए तो आपका जो है यूवी आता है, फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नन। तो आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली इसको डिटरमाइन करते हैं, फंक्शनल जो भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो उसका पता लग जाता है इससे। ओके, ऑप्शन बी। जैसे डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इन ए पर्टिकुलर वेव। देखो एक पर्टिकुलर वेव है ना, तो उसमें ये क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है। तो दो कह रहे दो एडजेसेंट क्रस्ट, दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये मैंने आपको लैम्डा बताया था, वेवलेंथ होता है। क्या बोलते हैं उसको? वेवलेंथ। एंड द वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, याद रखोगे। और एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी वेव पास होती है? नंबर ऑफ वेव पासिंग पर यूनिट टाइम, मतलब कि एक जो सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है ना, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी जो है इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज फॉर यूवी विजिबल। देखो यूवी विजिबल की बात हो रही है, तो यूवी विजिबल का वेवलेंथ रीजन बताना है। 400 से 700 nm है, 700 to 1 mm, 200 to 800 nm, 10 nm to 400 nm। तो ये 200 से 800 होता है, 200 to 800 nm होता है वेवलेंथ रेंज। यूवी विजिबल दोनों की बात है, यूवी विजिबल का है बच्चों ये। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वेव नंबर। देखो वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, है ना, 1/λ। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल, वेवलेंथ की यूनिट मीटर है, तो वेव नंबर की क्या हो गई? मीटर इनवर्स हो गई। तो हमारा आंसर क्या बना? ऑप्शन बी। तो ये लिखा हुआ वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए वेव। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, है ना, पर यूनिट लेंथ, है ना। कोई भी एक स्पेसिफिक लेंथ है ना, मतलब जैसे एक स्पेसिफिक लेंथ है आपका, उसमें कितनी वेव पास हो रही है। ठीक है, सिंस द यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज इनवर्स ऑफ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ वेव्स विच कैन पास थ्रू स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर, है ना। पर्टिकुलर मतलब कि 1 सेंटीमीटर का मान लो स्पेस है, उसमें से कितनी वेव पास करेंगी बच्चों? तो ये हमने अभी तो देखा, वेव नंबर इसे बोलते हैं, जो क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, वेव लेंथ का होता है ना, ऑप्शन ए। जैसे रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ वही हो गया आपका वेव नंबर, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर होता है जो कि ऑप्शन ए में दिया है।
नेक्स्ट है इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी सैंपल सेल्स किसकी बनी होती है। बच्चों यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल सेल्स जो होती है वो किसकी बनी होती है, मेटल की, पॉलीस्टायरीन, स्टेनलेस स्टील, क्वार्ट्ज किसकी बनी होती है, क्वार्ट्ज की बनी होती है। ओके, ध्यान रखना ऑप्शन डी। जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेफ्लोमीट्री एंड टर्बिडोमेट्री, देखो नेफ्लोमीट्री और टर्बिडोमेट्री इनका प्रिंसिपल क्या होता है ना। देखो इनमें अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट तो होता नहीं, इनमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, एमिशन नहीं होता, है ना। तो जो लाइट स्कैटर होती है या ट्रांसमिट लाइट जो होती है ना, टर्बिडिटी में तो ट्रांसमिटेड लाइट को मेजर करते हैं और नेफ्लोमेट्री में स्कैटरिंग, जितनी लाइट स्कैटर होती है। तो इनका प्रिंसिपल जो है ये ऑप्शन ना सी, स्कैटरिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट देखो नेफ्लोमीटर, टर्बिडोमेट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक दैट मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड, है ना, कितनी लाइट स्कैटर्ड हुई है, ट्रांसमिट हुई है। तो नेफ्लोमीटर में तो स्कैटर्ड लाइट को मेजर करते हो, टर्बिडोमेट्री में ट्रांसमिटेड को। ओके, थ्रू अ सॉल्यूशन टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट देखो विच इज द मोस्ट कॉमनली मोबाइल गैस, गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोबाइल गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या एल्टेन या आर्गन, है ना। तो इसमें से जो है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आर्गन जो है वो आपका मोबाइल फेज होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में, है ना। बाकी जो वैसे तो ना हीलियम होती है ना वो ज़्यादातर यूज़ करी जाती है ना। बाकी आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर करना, तो इसमें आर्गन हो गया। तो मोबाइल फेज यूजुअली इनर्ट गैस होता है या अनरिएक्टिव गैस, जैसे कि आपका हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब आपके जो है यूज करे जाते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है। नेक्स्ट है रिवर्स फेज टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो रिवर्स फेज टीएलसी होती है, रिवर्स फेज आरपीटीएलसी, रिवर्स फेज टीएलसी प्लेट्स कह रहे इन रिवर्स फेज टीएलसी प्लेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इम्प्रेग्नेटेड सिलिका प्लेट्स विद, तो वाटर, क्लोरोफॉर्म, ईथर या लिक्विड पैराफिन। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, लिक्विड पैराफिन। इन पोलैरोग्राफी अपैरेटस इज यूज जनरेटेड, देखिए पोलैरोग्राफी में जो अपैरेटस जो यूज होता है ना उसको क्या कहोगे, उसको पोलैरोग्राम कहोगे। और जो आपने पोलैरोग्राम तो ग्राफ होता है, जो आपने ग्राफ प्लॉट किया था वो था पोलैरोग्राम। तो अपैरेटस को क्या कहोगे, पोलैरोग्राफ। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ना इसमें अलग सा है। देखो अपैरेटस को तो हमने क्या कहा, पोलैरोग्राफ, और जो आपने ग्राफ प्लॉट किया था दैट इज पोलैरोग्राम। याद रखना इस चीज को। ओके, जैसे टाइप ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग विद गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी में ना कौन से टाइप का सैंपल रिक्वायर होता है ना। थर्मली स्टेबल, वोलेटाइल विदाउट डिकम्पोजिशन, नॉन वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या एसिड। देखिए सब्सटेंस जो होता है वो वोलेटाइल होना चाहिए लेकिन विदाउट डिकम्पोजिशन होना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डिटरमाइंड बाय डैश स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, रमन, एनएमआर, आईआर, यूवी। तो आईआर से ही डिटरमाइन कर लेंगे हम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट थर्मल डिटेक्टर्स आर कॉमनली यूज इन डिटेक्टर्स इन डैश इंस्ट्रूमेंट। तो थर्मल डिटेक्टर्स जो होते हैं ना मोस्टली कहाँ यूज होते हैं, एनएमआर, आईआर, मास या यूवी। तो आईआर में आपके ना मोस्टली थर्मल डिटेक्टर्स यूज करे जाते हैं, ऑप्शन बी। जैसे आरएफ वैल्यू इन पेपर क्रोमेटोग्राफी आर यूजुअली, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपका ना आरएफ वैल्यू होता है बच्चों 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो 5, 2 और 5, अबव 5 तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा बिलो 1। ओके, नेक्स्ट देखो स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस दैट इज यूज यूनिवर्सली फॉर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने रेफरेंस टीएमएस देखा था, टेट्रामिथाइलसिलेन देखा था। टेट्रामिथाइलसिलेन आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स इज कॉमनली यूज इन एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एफटीआईआर फोरियर ट्रांसफॉर्म, इस टाइप से इसका फुल फॉर्म होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, है ना, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसमें जो डिटेक्टर्स होते हैं कौन से यूज होते हैं, थर्मोकेपल, पायरोइलेक्ट्रिक, गोले न्यूमेटिक या फोटो मल्टीप्लायर। तो ना ये पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स यूज होते हैं, ऑप्शन बी। जैसे नॉन एक्वा सोलवेंट डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डीएमएफ की बात हो रही है बच्चों, बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ सोलवेंट्स। डीएमएफ किससे बिलोंग करता है, ए प्रोटिक से, एम्फीप्रोटिक से, प्रोटोजेनिक या प्रोटोफिलिक, है ना। तो ये प्रोटोफिलिक में आता है, किस में आता है, ऑप्शन डी आपका। इसमें आपका पायरिडीन भी आया था प्रोटोफिलिक में, है ना। प्रोटोफिलिक, प्रोटोन लविंग, मतलब कि फिलिक मतलब लविंग, है ना। प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसमें आपका डीएमएफ आता है।
तो ऑप्शन डी हो गया। प्रोटोफिलिक जो होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में, एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रोटोन को, इनकी टेंडेंसी होती है प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की। यूज टू डिजोल्व एसिडिक एनालाइट को डिजोल्व करने के लिए यूज करते हो। इसमें आपका पायरिडीन डीएमएफ डाइमिथाइल फॉर्मामाइड आता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कैलिब्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेंस स्केल इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो एब्जॉर्बेंस स्केल के कैलिब्रेशन के लिए किसको यूज करोगे? पोटाशियम क्लोराइड का सोल्यूशन, पोटाशियम क्रोमेट, होल्मियम परक्लोरेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो ये पोटाशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन यूज करा जाता है बच्चों के, ऑप्शन डी। देखिए कह रहे हैं सिंस पोटाशियम डाइक्रोमेट एग्जिबिट अ सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन पीक एट अराउंड 365 nm विच इज इन द यूवी अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसलिए इसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हो कैलिब्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेंस इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, नेक्स्ट है इरियोक्रोम ब्लैक टी। हमने देखा था कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में ना ये इरियोक्रोम ब्लैक टी यूज होता है। तो न्यूट्रल है, रिडॉक्स एसिड बेस नहीं है, ये ऑप्शन बी मेटालोक्रोम इंडिकेटर है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होता है ना। इरियोक्रोम ब्लैक टी का कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट लैम्डा मैक्स जो होता है ना फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। लो, कौन सा लो होता है इसके? जो कॉन्जुगेटेड आपकी डाइन्स होती है बच्चों उनके लिए आपने लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करते हो, तो इसके लिए एक रूल आता है, वो कौन सा है ना? वुडवर्ड रूल है, बियर्ड लैम्बर्ट लो है, सिट्जफ रूल है, मार्कोवनिक रूल। तो ये वुडवर्ड रूल आता है ना आपके जो लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए कॉन्जुगेटेड डाइन्स की, ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक मतलब प्रोटोन को जनरेट करते हैं, मतलब कि प्रोटोन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। एसिडिक होते हैं ये, जो आपने पढ़ा एसिड से प्रोटोन डोनर होते हैं, तो ये एसिडिक होते हैं, प्रोटोजेनिक है ना। कौन सा नहीं है बताना है। देखो वाटर, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4, इट इज नॉट प्रोटोजेनिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटोजेनिक एसिडिक होते हैं, क्विकली डोनेट कर देंगे प्रोटॉन्स को, यूज डिसोल्व बेसिक एनालाइट्स, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड सब प्रोटोजेनिक में आते हैं ना। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रो, कह रहे फ्लेम एमिशन फोटोमीटर। फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, फ्लेम एमिशन इसमें मतलब कि एक टाइप की एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना। देखो फ्लेम एमिशन है ना, इसमें एक टाइप की एमिशन जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि रेडिएशन इज अब्जॉर्ब बाय नॉन एक्साइटिंग एटम इन वेपर स्टेट एंड आर एक्साइटेड टू हायर स्टेट्स, मीडियम अब्जॉर्ब रेडिएशन एंड ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ट्रांसमिटेड को मेजर नहीं करोगे क्योंकि इसमें एमिटेड को, एमिशन है ना, तो एमिटेड वाली जो होती है उनको मेजर करोगे। कलर एंड वेवलेंथ ऑफ फ्लेम इज मेजर्ड या ओनली वेवलेंथ ऑफ फ्लेम इज मेजर्ड। तो इसमें कलर और जो वेवलेंथ मतलब कि कलर और वेवलेंथ जो होता है फ्लेम का वो मेजर करते हैं, तो ऑप्शन आपका सी इसमें राइट हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें जो फ्लेम एमिशन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो ना, तो इसमें पता है क्या होता है, सैंपल इज स्प्रेड इनटू, इसमें ना फ्लेम चाहिए हमें, तो इसके लिए इसलिए इसमें बर्नर्स यूज करते हो है ना। तो इसमें जो फ्लेम पे ना स्प्रे करेंगे सैंपल को, तो सैंपल ना ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सैंपल क्या हो जाएगा फ्लेम से किसमें, ड्रॉपलेट्स में है ना। ड्यू टू थर्मल एनर्जी ऑफ फ्लेम सोलवेंट इन द ड्रॉपलेट इवेपोरेट हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड फाइन रेजिड्यू, जिसमें क्या होता है न्यूट्रल एटम्स होते हैं। ये न्यूट्रल एटम्स गेट एनर्जी फ्रॉम थर्मल एनर्जी एंड एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, वहां पर वो अनस्टेबल होते हैं एक्साइटेड स्टेट में, इसलिए वो रिटर्न वापस आ जाएंगे ग्राउंड स्टेट में विद एमिशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करेंगे। जब वो वापस आते हैं बच्चों, जो आपकी अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में जब आते हैं ना, तो वो ना एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करते हैं, इसीलिए इसको बोला एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है, फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये। ओके, तो इसमें वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड है ना, किस वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं, वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इसलिए इसको यूज करते हो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। और कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन एमिट हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, वो एलिमेंट कितना कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करते हो। ओके, तो याद रखना इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन तो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो इन जेल फिल्टरेशन क्रोमेटोग्राफी विच कंपाउंड इज एल्यूट फर्स्ट है ना। तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में जो मोलिकुलर वेट ज़्यादा जिनका होता है, लार्जर मोलिक्यूल से जो होते हैं वो एल्यूट होते हैं पहले है ना। तो देखो इसमें से देख लो आपका ऑप्शन ए लार्जर मोलिक्यूल्स, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट प्रेस्ड पैलेट टेक्निक फॉर सैम्पल प्रेपरेशंस इन आईआर इन्वॉल्व द यूज ऑफ, ठीक है। तो सैम्पल प्रेपरेशंस के लिए आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो रही है, उसमें प्रेस्ड पैलेट टेक्निक होते, तो उसमें किसका यूज करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड है नन, तो इसमें से ना केबीआर आपका आता है ना, ऑप्शन जो है सी पोटाशियम ब्रोमाइड यूज होगा, ध्यान रखना ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन फ्लेम एमिशन फोटोमीटर द मेजरमेंट ऑफ डैश इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए मैंने क्या बताया आपका, जो वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड जो रेडिएशंस जो हमारी एमिट हो रही है ना, तो वो जो है करेक्टरिस्टिक है एक स्पेसिफिक सब्सटेंस की, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो हमने वो वेवलेंथ जो है उससे पता लगा लेंगे, और क्वांटिटेटिव मतलब इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन से क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, है ना, ठीक है। तो कलर वेवलेंथ मतलब कलर जो होता है उससे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, कलर जो है इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, ओके। नेक्स्ट यही लिखा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट एंड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव में आएगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाएगी। जैसे ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, तो डीएमई ड्रॉपिंग मर्करी या इलेक्ट्रोड जो है अपन ने पोलैरोग्राफी में पढ़ा था, है ना, थोड़ा सा इस टाइप की चीज़ें, जैसे कि पोलैरोग्राफी में ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड आ गया, एक होलो कैथोड लैंप होता है, आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हो, ठीक है। इस टाइप से मतलब कि थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियली चीज़ें पूछेंगे तो इस टाइप से आ सकती है चीज़ें। तो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड हमारा जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पोलैरोग्राफ का, ऑप्शन सी, है ना। पोटेंशियोमीट्री में आपका नर्न्स इक्वेशन आता है। मतलब प्रेस्ड डिस्क टेक्निक फॉर सैंपल प्रेपरेशन इन आईआर इन्वॉल्व द यूज ऑफ, तो वही है ये प्रेस्ड पैलेट टेक्निक जो हमने पढ़ी थी, है ना। तो इसमें केबीआर यूज करा था, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करा हुआ है, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट इन फ्लेम एमिशन फोटोमीटर द मेजरमेंट ऑफ डैश इज यूज फॉर क्वांटिटी एनालिसिस के मैंने क्या कहा था, इंटेंसिटी ऑफ द कलर, है ना, तो वो बताएगा कितने कंसंट्रेशन में वो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये कलर का जो है मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी करेंगे, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट वही लिखा हुआ इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, प्रोटोन लविंग, है ना, जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे, जो आपने डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड देखा था, है ना, क्या है, प्रोटोन को लविंग करने वाले, प्रोटोन एक्सेप्ट करेंगे, बेसिक होंगे नेचर में, एसिडिक एनालाइट को डिसोल्व करने के लिए यूज करोगे, तो कौन सा है बताओ। देखो बेंजीन तो एप्रोटिक में आया, क्लोरोफॉर्म भी नहीं आएगा, इसमें प्रोटोफिलिक की बात हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड तो प्रोटोजेनिक है ही, तो इसमें तो कोई भी नहीं आएगा, है ना। आपने क्या क्या पढ़ा था इसमें, एक तो पायरिडीन देखा था, है ना, एक डीएमएफ देखा था प्रोटोफिलिक में, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन पावर, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर बच्चों गामा रेडिएशंस की होती है, किसकी होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड टू ए क्रोमोफोर, है ना, कोई भी क्रोमोफोर है, जैसे कि कोई भी मतलब मान लीजिए कार्बोनाइल ग्रुप है, मतलब कोई भी क्रोमोफोर है, उसमें अगर डबल बॉन्ड ऐड कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा, कौन सी शिफ्ट होगी, हिप्सोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक या हाइपरक्रोमिक, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट जिसको हमने रेड शिफ्ट भी कहा था, है ना, ऑप्शन सी। मतलब इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज मेड अप ऑफ डैश एंड मोबाइल फेज इज मेड अप ऑफ डैश, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ना आपका ना सॉलिड, तो जैसे कि कॉलम होता है वो सॉलिड तो स्टेशनरी फेज होता है, और मोबाइल फेज जो होता है बच्चों वो लिक्विड होता है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्टेशनरी फेज सॉलिड। बाकी देखो गैस तो आपका गैस क्रोमेटोग्राफी में आएगा, यहाँ पर तो आएगा नहीं, है ना, और दोनों लिक्विड तो इसमें होते नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सॉलिड तो स्टेशनरी फेज, लिक्विड मोबाइल फेज। जैसे इन कॉलम ये लिखा हुआ है कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है, एडजॉर्बेंट दैट इज प्लेस इन वर्टिकल कॉलम एंड द मोबाइल फेज इज अ सोलवेंट और मिक्सचर ऑफ सोलवेंट्स दैट मूव्स द कंपाउंड थ्रू द कॉलम। जैसे मरकरी लैंप इज यूज एज रेडिएशन सोर्स इन दिस टेक्निक, तो कौन सी टेक्निक में मरकरी लैंप एज ए रेडिएशन सोर्स यूज हो रहा है, कॉलोरीमेट्री में, फ्लोरीमेट्री, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में या इंफ्रारेड में, तो ये ना आईआर में आप यूज करते हो, ऑप्शन डी मरकरी लैंप यूज होता है एज ए रेडिएशन सोर्स, है ना। तो आईआर के सोर्स में हमने इनकंडेंसेंट लैंप पढ़ते हैं, नॉन्स्ट ग्लोवर पढ़ते हैं, ग्लोबल सोर्स और मरकरी आर्क, है ना। नेक्स्ट क्या है, इन फार इंफ्रारेड रीजन रेडिएशन सोर्स कौन सा यूज करोगे, इनकंडेंसेंट लैंप, नॉन्स्ट ग्लोवर, ग्लोबल सोर्स या मरकरी आर्क, सारे के सारे आपके क्या है आईआर के सोर्स हैं, लेकिन फार आईआर के लिए हमारा मरकरी आर्क यूज होगा, ऑप्शन डी। जैसे इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज मेड अप ऑफ डैश एंड मोबाइल फेज, देखो टीएलसी में स्टेशनरी फेज सॉलिड है, मोबाइल फेज लिक्विड है, ध्यान रखना, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में तो वैसे टीएलसी में होता है, ओके। नेक्स्ट है ये लिखा हुआ है टीएलसी में
स्टेशनरी फेज इज मेड अप ऑफ सॉलिड, यूजुअली थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल या एल्यूमिना यूज होगा। मोबाइल फेज आपका लिक्विड होता है या मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हो सकता है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज आईआर का सोर्स कौन सा है? तो अभी हमने देखे थे नंस्ट ग्लोवर देखा था इसमें से ना। ड्यूटेरियम लैंप इसमें नहीं होता, न्यूमेटिक सेल टंगस्टन लैंप नहीं है, ऑप्शन बी नंस्ट ग्लोवर। ठीक है, तो इनकंडेंसेंट लैंप होता है, नंस्ट ग्लोवर, ग्लोबर सोर्स होता है और मरकरी आर्क। नेक्स्ट है विच टाइट्रेशन इज नोन एज अर्जेंटा मीट्रिक टाइट्रेशन किसे कहते हो? एसिड बेस को डायजोटाइजेशन, ग्रेविमेट्रिक प्रेसिपिटेशन, टाइट्रेशन को अर्जेंटा मीट्रिक टाइट्रेशन भी कहा जाता है, ऑप्शन डी। अर्जेंटा मीट्रिक का मतलब होता है दिस टाइट्रेशन यूज सिल्वर नाइट्रेट एज टाइट्रेंट, इसलिए इनको अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं क्योंकि इसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 यूज करा जाता है। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन सारा टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन दैट यूज सिल्वर आयंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्रोमैटोग्राफी के बारे में कौन सी बात सही है बच्चों? क्रोमैटोग्राफी इज सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स यूजिंग स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, बिल्कुल सही है। क्रोमैटोग्राफी में बच्चों क्या होता है, सेपरेट करते हो आप मिक्सचर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, है ना। तो इसमें एक स्टेशनरी फेज है, एक मोबाइल फेज है। स्टेशनरी फेज सॉलिड है, लिक्विड हो सकते हैं, बिल्कुल स्टेशनरी फेज या तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी। मोबाइल फेज है ना, वो आपकी या तो लिक्विड होगी या गैस होगी, ठीक है। तो आपके देखिए तीनों बातें सही है, ऑप्शन डी लगाओ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी का एग्जांपल थिन लेयर तो नहीं होती, कॉलम भी नहीं होती, आपकी पेपर क्रोमैटोग्राफी होता है, बाकी आयन एक्सचेंज में भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ आरएफ वैल्यू हमने देखा था TLC में, जो आरएफ वैल्यू जो होता है उसके बारे में कौन सा सही है? कह रहे इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट इज ऑलवेज स्मॉल, 0 से कम नहीं होती, है ना। इक्वल टू 0, 0 भी कह रहा ऑलवेज हमेशा 0 के इक्वल थोड़ा ना होती है, ये 0 से ज़्यादा ही होगी ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, आरएफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट डिटेक्टर यूजिंग गैस क्रोमैटोग्राफी के डिटेक्टर्स, बोलोमीटर नहीं होता, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर भी नहीं है, गोले सेल्स, किसका गैस क्रोमैटोग्राफी की बात हो रही है ना, तो इसमें थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर यूज होगा, ऑप्शन बी। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर को कैथेरोमीटर भी कहते हो, तो गैस क्रोमैटोग्राफी डिटेक्टर है, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, इसको कैथेरोमीटर भी कहते हो। इलेक्ट्रॉन कैप्चर ECD डिटेक्टर, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर FID, आर्गन आयोनाइजेशन डिटेक्टर AID। नेक्स्ट है कैथेरोमीटर इज अल्टरनेटिव नेम फॉर, तो अभी हमने देखा जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर को क्या बोलते हो, कैथेरोमीटर, आपका गैस क्रोमैटोग्राफी का डिटेक्टर है, ऑप्शन ए। जैसे नॉन्स्ट इक्वेशन यूज टू मेजर, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आपका नॉन्स्ट इक्वेशन आता है, जो हम पोटेंशियोमीट्री में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? पोटेंशियोमीट्री में हमारा नॉन्स्ट इक्वेशन आता है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हो बच्चों, ऑप्शन बी। नहीं इन क्रोमैटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द मोबाइल फेज, देखो क्रोमैटोग्राफी में हमने देखा स्टेशनरी फेज जो होती है बच्चों या तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी, मोबाइल फेज बच्चों या तो लिक्विड होगी या गैस होगी, है ना। सॉलिड देखो सिर्फ गैस सिर्फ लिक्विड, सॉलिड या लिक्विड नहीं, जो किसकी बात है, मोबाइल फेज या तो लिक्विड होगी या गैस होगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो ये लिखा हुआ स्टेशनरी फेज सॉलिड है लिक्विड होगी, मोबाइल फेज लिक्विड है गैस। जैसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो हमने कहा था बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट कहा था, है ना, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा रेड शिफ्ट। जैसे व्हाट इज न्यूजोल, न्यूजोल क्या बच्चों, न्यूजोल इट इज अ मिनरल ऑयल, क्या होता है, ऑप्शन सी मिनरल ऑयल। नेक्स्ट मास स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड इज ए प्लॉट विच रिप्रेजेंट, तो मास स्पेक्ट्रम में क्या प्लॉट करते हो, परसेंटेज ट्रांसमिटर्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी नहीं होता, परसेंटेज ट्रांसमिटर्स वर्सेस वेव नंबर तो आपने IR में प्लॉट किया था, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेव नंबर नहीं होता, इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल एट वेरियस मास पर चार्ज वैल्यू, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑक्सोक्रोम के बारे में कौन सी बात सही है, ऑक्सोक्रोम एनी ग्रुप विच डज नॉट इटसेल्फ एक्ट एज क्रोमोफोर बट हुज प्रेजेंस ब्रिंग अबाउट अ शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड टुवर्ड द रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट करा देगा। कह रहे देखो ये जो ऑक्सोक्रोम की बात देखो सही लिखी हुई है, कह रहे डज नॉट इटसेल्फ, ये ना क्रोमोफोर नहीं होता, बट अगर ये क्रोमोफोर के साथ प्रेजेंट होगा तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट करा देगा, एब्जॉर्प्शन बैंड को रेड एंड की तरफ शिफ्ट करा देगा, ऐसे लिखा हुआ है। ये कलर एनहेंस कराने वाले ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, कलर एनहेंसिंग ग्रुप, और OH आपका ऑक्सोक्रोम है। देखिए तीनों बातें सही है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके,
जैसे कलर इम्पार्टिंग ग्रुप, जो कलर इम्पार्ट करेंगे। एक है कलर एनहेंसिंग ग्रुप, तो ऑक्सोक्रोम तो बच्चों कलर को एनहेंस करेगा और कलर इम्पार्ट करेगा आपका क्रोमोफोर, जो कि कार्बोनाइल ग्रुप आपका क्रोमोफोर का एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन डी हो गया। ए एंड बी दोनों कलर इम्पार्टिंग ग्रुप में आ गए। ओके, सिलिका जेल जी कंटेंट विच द फॉलोइंग बाइंडर, जी का मतलब जिप्सम, कि सिलिका जेल जी में जिप्सम एज अ बाइंडर यूज किया जाता है, ऑप्शन डी। सिलिका जेल हैज एच, सिलिका जेल एच के बारे में कह रहे हैं स्टार्च एज अ बाइंडर, जिलेटिन, जिप्सम या नो, तो इसमें कोई भी बाइंडर नहीं होता, सिलिका जेल एच में नो बाइंडर। नेक्स्ट देखो, है ना, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को क्या कहोगे, येलो ब्लू रेड, तो बैथोक्रोमिक तो रेड होती है और हिप्सोक्रोमिक ब्लू शिफ्ट होती है। जैसे बेंजीन गिव डैश एनएमआर सिग्नल, तो हमारा C6H6 बेंजीन जो होता है ये कितने एनएमआर सिग्नल देगा, तो इसमें सारे के सारे प्रोटोन का एनवायरनमेंट सेम होता है बच्चों, तो ये सिर्फ एक ही एनएमआर सिग्नल देगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ, तो ये हमारा होता है रेड शिफ्ट, या इसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी आप लोगों ने कहा था, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद NMR, IR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हमारी आती है किसमें, NMR में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR का फुल फॉर्म है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोटिक, ना तो एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब कि ना तो एसिडिक होते ना ही बेसिक होते, एप्रोटिक मतलब कि ये न्यूट्रल होते हैं, ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड तो आपका एसिडिक में आ गया, है ना। आप बेंजीन एप्रोटिक में आता है, पायरिडीन भी नहीं होगा इसमें, ये ऑप्शन जो है ए बेंजीन आ जाएगा, एप्रोटिक में आता है बेंजीन, ठीक है, ऑप्शन ए। ओके बच्चों, तो 100 तक क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर कर लिए, बाकी क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हो, इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज कैन बी डैश सपोर्टेड ऑन अ लिक्विड, तो क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज के बारे में पूछा, सॉलिड या लिक्विड, लिक्विड या गैस, सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।